दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 66 टू 70 डिस्कस करने वाले हैं। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देख लेते पहला क्वेश्चन। डीप ओशियन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें देखो गौर करना, पहचान करनी है सत्य कथन की। यहाँ पर देख लिया करो सत्य पूछा या असत्य। पहला कथन देखते हैं। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना समुद्रयान परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों समुद्रयान परियोजना भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन समुद्रयान योजना का हिस्सा यह नहीं है। जैसे आपने सुना होगा गगनयान, गगनयान के तहत हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजेंगे। वैसे समुद्रयान में हम क्या करेंगे, 6000 मीटर की गहराई में मनुष्यों को भेजेंगे। तो ये अलग है, डीप ओशन मिशन अलग है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे महासागरों में समुद्री खनन संबंधी संभावना की खोज करना है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि समुद्र में जो भी खनिज होते हैं उनका खनन करने के कार्य करेगा ये मिशन। उनमें क्या क्या संभावनाएं है उनकी खोज करेगा। तो सत्य इसमें हो जाएगा केवल 2। देखो इसका उद्देश्य क्या, डीप ओशन मिशन का गहरे महासागरों में समुद्री खनन से संबंधित संभावनाओं की खोज करना। देखो यहाँ पर आप नीचे वाली फोटो में देखो, ये ऊपर हमारे जहाज है और नीचे खनन का कार्य चल रहा है। तो इस तरह जो खनन का कार्य किया जाएगा वो डीप ओशियन मिशन के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक शब्द है वो आप ध्यान रखना कि पॉलीमेटेलिक नोडुल्स की खोज और उसका निष्कर्षण किया जाएगा। पॉलीमेटेलिक नोडुल्स क्या होते हैं, ये आप ऊपर वाली फोटो में देखो कि पॉलीमेटेलिक नोडुल्स में कई तरह के खनिज तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज, फिर निकिल, फिर कॉपर और फिर कोबाल्ट। मान लो कल्पना करो ये एक बॉल की आकृति का कोई पत्थर है या खनिज या चट्टान है, इसमें ये सभी खनिज सम्मिलित है। तो उसको बोलेंगे हम पॉलीमेटेलिक नोडुल्स, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है, मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, तो ये समुद्र की गहराई में अधिक मात्रा में पाए जाते, उन्हीं की खोज करना और निष्कर्षण करना डीप ओशन मिशन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसके तहत जो तकनीकें इस्तेमाल की जाएगी वो है 2, अंडर वाटर रोबोटिक्स। इसके तहत क्या होगा, रोबोटिक्स का मतलब सीधा सा मतलब मशीन, और इसके अंदर मशीन को भेजा जाएगा, मनुष्य को नहीं। और समुद्रयान मिशन है उसमें 6000 मीटर की गहराई पर मनुष्य को भेजा जाएगा। तो डीप ओशन मिशन में मनुष्य नहीं बल्कि रोबोट को अंदर भेजा जाएगा। वो पता लगाएगा कि खोज किसकी करनी है, खनिज कितने हैं, वो सब चीज़ें। और अंडर वाटर व्हीकल, व्हीकल के तहत जैसा कि व्हीकल नाम से पता चल रहा है कि अंडर वाटर में व्हीकल को भेजा जाएगा ताकि उसका निष्कर्षण किया जा सके। देखते अगला क्वेश्चन। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। बिल्कुल गौर करना, असत्य और सत्य क्या पूछता क्वेश्चन, इसमें पूछा गया असत्य कथन। पहला कथन देखते हैं। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के स्मरण में भारतीय सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की गई है। देखो भारतीय सरकार ने इस पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा नहीं की है, ये गलत हो जाएगा। बल्कि पुर्तगाल की जो सरकार है उन्होंने इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा, ठीक बात है, ताकि गांधी जी के विचारों एवं कार्यों से प्रेरणा मिल सके, ये ठीक है। इस पुरस्कार का प्रथम संस्करण पर्यावरण के प्रति समर्पित होगा। देखो पर्यावरण गलत हो जाएगा, बल्कि पशुओं के प्रति समर्पित होगा पहला संस्करण। तो इसमें क्या पूछा मैं, असत्य। असत्य हो जाएगा 1 और 3, यानी सी ऑप्शन, दूसरा ठीक है। देखो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर था और इस अवसर को मनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति। उसी की दूसरी बैठक चल रही थी और उसी दूसरी बैठक में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इसकी स्थापना की घोषणा की। ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं की। और यह पुरस्कार गांधी जी के विचारों कार्यों से प्रेरित रहेगा और प्रत्येक वर्ष ये प्रदान किया जाएगा। और जो पहला संस्करण है वो पशु कल्याण के प्रति समर्पित होगा, ये ध्यान रखना, पर्यावरण के प्रति नहीं। देखते अगला क्वेश्चन। भारत के प्रसिद्ध संत, कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर, जिनकी चर्चा आर्थिक सर्वे 2019 से 20 में भी की गई है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखना क्या पूछा, सत्य कथन। देखते पहला कथन। यह एक तमिल संत, कवि और दार्शनिक थे जिनके जन्मतिथि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और वास्तविक नाम के बारे में सही विवरण उपलब्ध नहीं है। देखो पहली बात, सबसे पहली बात कि आर्थिक सर्वे 2019 से 20 का खंड 1, अगर आप उसका पहला चैप्टर देखते हो तो इन संत की चर्चा आपको मिलेगी। और दूसरी बात कि तमिल संत, कवि और दार्शनिक है ये बात ध्यान रखना कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़
ये संत नहीं है, बल्कि ये तमिल संत कवि और दार्शनिक थे। और ये भी बात ठीक है कि जन्म तिथि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और वास्तविक नाम के बारे में हमें वास्तविक विवरण उपलब्ध नहीं है। नैतिक दर्शन, यह लौकिक सुख की बजाय पारलौकिक सुख पर अधिक केंद्रित है। देखो ये नैतिक दर्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस लोक के सुख की पर ज्यादा फोकस किया था, पारलौकिक सुख पर नहीं। यह लौकिक सुख का मतलब साधारण सा मतलब है कि उसने मानव की भलाई पर अपना फोकस किया था, ना कि उन्होंने परलोक में आपको सुख मिलेगा तो अभी मनुष्य दुखी रहे उस पर नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक तिरुक्कुरल की रचना की गई है, बिल्कुल की गई है, जो नैतिकता, राजनीति और आर्थिक मामलों से संबंधित है, ये भी ठीक है। सत्य है 1 और 3 यानी बी ऑप्शन। देखो तिरुवल्लुवर संत, यहाँ पर आप एक फोटो देख लो एक बार, ये इकोनॉमिक सर्वे से खींचकर लगाई हुई है। यहाँ पर देखो तिरुक्कुरल या थिरुक्कुरल, ये एक ही बात है, क्योंकि इंग्लिश में TH से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं, आप तिरुक्कुरल भी लिख सकते हो, थिरुक्कुरल भी। इन्होंने यहाँ पर देखो चीज़ें मेंशन की है इकोनॉमिक सर्वे के खंड 1 के चैप्टर 1, तो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानना, और इसको आप मेंशन कर देना मेंस के एग्जाम में भी, ताकि आपको मार्क्स अच्छे गेन होंगे। देखो सबसे पहली बात, ये तमिल संत कवि और दार्शनिक थे, और इनके नाम, जन्मतिथि और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। बस इतिहासकारों के द्वारा एक आइडिया लगाया जाता है कि यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनका नैतिक दर्शन किस पर आधारित है? मानव पर आधारित, यह लोक पर आधारित, ना कि पारलोक पर। देखो यहाँ पर इन्होंने धन की बात की है, तो धन की बात वही करता है जिसका मोटो यहाँ पर यह लोक में सुख प्राप्त करना है। तो ध्यान रखना कि ये इन्होंने यह लोक के सुख पर ध्यान केंद्रित किया है। इनकी रचना कौन सी है? तिरुक्कुरल बोल दो, चाहे इसको थिरुकुरल बोल दो, जो नैतिकता, राजनीति, आर्थिक मामलों पर आधारित है। देखते अगला क्वेश्चन, लिम्फेटिक फाइलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, यह रोग एक परजीवी जनित रोग है, यानी पैरासाइट डिजीज, जिनको हाथी पाँव के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का पाँव एक फूला रहता है और दूसरा पतला रहता है, यानी वो हाथी के समान पाँव हो जाता है, उसे ही बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरिया। मच्छरों के माध्यम से मनुष्य में संचारित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह रोग प्राय बचपन में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर विकलांगता भी आ सकती है, ये भी ठीक है, इसमें सभी सही है। देखो यहाँ पर आप एक फोटो देख लो लिम्फेटिक फाइलेरिया की, देखो आप यहाँ पर यह पाँव आप देखना अलग है, फूला हुआ है, और ये अगर रहता लंबे समय तक तो विकलांगता भी आ जाएगी। ये चर्चा में क्यों आई ये बीमारी? क्योंकि अभी हाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेटेड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय 2021 जारी किया गया। इतना बड़ा नाम रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करने के लिए एक एक्शन प्लान लाया गया 2021। इसे हाथी पाँव के रूप में भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि हाथी के समान पाँव हो जाता है। देखो यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये क्यों है? उपेक्षित का मतलब होता है कि कंपनियों के द्वारा उपेक्षा करना। जो कंपनी दवाई बनाती है, मेडिसिन बनाती है, वो क्या करती है? इसकी दवाई नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उन्हें इसमें प्रॉफिट कम होता है। तो इसलिए वो रोग जिनकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा उपेक्षा की जाती है, उसे कहते हैं हम उपेक्षित। अच्छा, इसमें आगे क्या? उष्ण कटिबंधीय रोग। उष्ण कटिबंध आप जानते हो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का आपने एटलस देखा होगा, तो उसमें भारत देश भी आता है। तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले देश होते हैं उष्ण कटिबंधीय देश। तो ये क्या है? उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग। तो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग आप जान गए होंगे कि क्या होता है। यह एक परजीवी जनित रोग है जो सूक्ष्म धागे रूपी संरचना के कारण होता है। अच्छा, बचपन में अगर एक सूक्ष्म छोटा छोटा धागे रूपी संरचना होता है, वो क्या करता है कि मच्छर के द्वारा बचपन में बालक में संचरित हो सकता है। तो इसका एक वाहक ध्यान रखना, वेक्टर बोलते हैं जिसको, मच्छर होता है। और ये 3 प्रकार के फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ध्यान रखना कि वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टी 90% के लिए उत्तरदायी है। वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टी 90% इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है, बस आप हल्का सा इसको ध्यान रख लेना। और ब्रूगिया मालाई, ब्रूगिया तिमोरी इसके लिए 10% उत्तरदायी है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम EQUIP एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले देखो क्या पूछा? सत्य कथन।
अब देखते हैं पहला कथन। इस योजना को अगले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने हेतु क्रियान्वित किया जाएगा। देखो ये अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने हेतु क्रियान्वित की जाएगी। 10 वर्ष गलत है तो ये गलत हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जहां पर भी एजुकेशन का नाम आ जाए तो एजुकेशन का मतलब मान लो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही कोई ना कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक बहुप्रतीक्षित कार्य योजना, ठीक है। ये इस योजना का एक उद्देश्य कम से कम 20 भारतीय संस्थानों को शीर्ष वैश्विक संस्थानों की सूची में लाना है। ये भी ठीक है। आपको पता होगा कि वैश्विक संस्थानों की हर वर्ष रैंकिंग आती है तो उसमें भारतीय संस्थान बहुत ही कम आ पाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि उनमें हमारे भी कम से कम 20 तो आए। तो सत्य पूछा है, सत्य हो जाएगा 2 और 3 यानी बी ऑप्शन, पहला गलत है। देखो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए की बहुप्रतीक्षित कार्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को दोगुना करना, संस्थानों तक भौगोलिक विषमता संबंधी बाधाओं को दूर करना, यानी प्रत्येक बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सके, वैश्विक स्तर के गुणवत्ता मानकों को देश भर में लागू करना, कम से कम 20 भारतीय संस्थानों को शीर्ष देश के संस्थानों की सूची में लाना। ये चौथा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। बाकी और याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये कम से कम याद रहना चाहिए। कम से कम 20 भारतीय संस्थानों को टॉप देश के, विश्व के जो देश के संस्थानों की सूची है उसमें लाना। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना कि 5 वर्षों में आगे ये फ्यूचर प्लान है, यानी 5 वर्षों का प्लान है जिसके तहत ये क्रियान्वित की जाएगी। और इसमें रोजगार के अवसर, तकनीकी का उपयोग, ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।